Hello everyone, welcome to Focused Study. In this video, we will learn about World Trade Organization. First, we will learn about some basic information related to WTO. Then we will see some important informations and the previous year questions asked by UPSC related to WTO. So let's get started. World Trade Organization is an intergovernmental organization which facilitates the international trade. The headquarters of this organization is in Geneva, Switzerland. There are 164 member countries in this organization which contribute 98% world GDP. In these 164 countries, we will see that 160 country is from the United Nations, one organization that is European Union, and the three more countries are Hong Kong, Macau and Taiwan. अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो WTO का एस्टेब्लिशमेंट 1995 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन इससे पहले क्या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता हो। तो ऐसा नहीं है। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट में था जिसका नाम है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके बारे में बाद में जानेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसे माराकेश एग्रीमेंट के अंदर बनाया गया था। माराकेश एग्रीमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है, इसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, इसे याद रखना है वो माराकेश एग्रीमेंट को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे का रीजन हो सकता है कुछ रूल्स रेगुलेशन को बनाना, कुछ जो डिस्प्यूट्स होते हैं अलग अलग देशों के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसे सेटल करना, इस तरीके का उद्देश्य हो सकता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का। अब देखते हैं जो इसको बनाने के पीछे मेन मैंडेट्स क्या क्या थे। तो इम्पोर्टेंट मैंडेट्स, 4 इम्पोर्टेंट मैंडेट्स देखते हैं। पहला तो जो ग्लोबल ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड है, उसे ऑपरेट करना। सेकंड, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं वो आपस में नेगोशिएट कर सकें और कुछ रूल्स रेगुलेशन डेवलप कर सकें जिसके आधार पर वो ट्रेड करें। तीसरा, जो डिस्प्यूट्स होते हैं वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज़ के बीच, उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। और चौथा, जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, उनकी मदद करना। चूँकि हम सब जानते हैं वर्ल्ड जो है एक ग्लोबलाइज्ड नेशन बन चुका है, अभी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करते हैं। अगर कोई एक कंट्री अपने टैरिफ को बढ़ाता चला जाए, जैसे हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, अपनी टैरिफ बढ़ाता चला जाए और दूसरे कंट्री के गुड्स को और सर्विस को अपने कंट्री में इंटर ना होने दे, तो इन सब चीज़ों से भी रोकता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने गेट को रिप्लेस किया था, जो मैंने पहले ही बता दिया था। गेट का एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। टॉप डिसीजन मेकिंग जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके के बॉडी होते हैं। पहला वो बॉडी जो टॉप डिसीजन मेकिंग करते हैं, और सेकंड वो बॉडी जो डे टू डे जो डिसीजंस लिए जाते हैं उससे रिलेटेड काम करते हैं। जो टॉप डिसीजन होता है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा लिया जाता है, जिसे फर्स्ट मीटिंग जिसका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का 1996 में सिंगापुर के अंदर हुआ था। हाल ही में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का 12th मीटिंग हुआ था 2022 के अंदर। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग एवरी 2 ईयर में होती है। इस साल 2022 में इसे होस्ट करने वाला कंट्री जेनेवा था और उसे को होस्ट कजाकिस्तान ने किया था। जो डिसीजन मेकिंग डे टू डे लाइफ में लिया जाता है उसे जनरल काउंसिल के द्वारा लिया जाता है, और जनरल काउंसिल में किसी भी डिसीजन को बाय कंसेंसस लिया जाता है। अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बजट की, चूँकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं और कुछ अदर फंक्शंस होते हैं, तो उसमें कुछ खर्चा आता है, तो उससे रिलेटेड बजट कहाँ से आता है? तो वर्ल्ड ट्रेड में जिस कंट्री का जितना अधिक कंट्रीब्यूशन होता है उसी आधार पे वो उसी शेयर के हिसाब से वो WTO को बजट प्रोवाइड करते हैं। मैंडेट्स ने हम लोग पहले ही देख लिया है। अब बात करते हैं क्या WTO के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मैंडेटरी है कंट्रीज़ को, जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, क्या वो बाइंडिंग है जो उनको मानना ही पड़ेगा? जैसे हम एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। जब अमेरिका में ट्रंप सरकार हुआ करती थी उस समय में
उनके द्वारा एक टैरिफ इम्पोज किया गया स्टील और एल्युमिनियम पे। स्टील पे 25% का टैरिफ, एल्युमिनियम पे 10% का टैरिफ इम्पोज किया गया। बाद में ट्रंप सरकार गई और बाइडेन सरकार आई, और हाल ही में WTO के द्वारा एक डिसीजन लिया गया, जो उस समय जो ये टैरिफ इंक्रीज किया गया था ये सही नहीं था है और WTO के रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है। लेकिन बाइडेन सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इसमें WTO की ही गलती बताई। इस तरीके के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, जो हमें पता चल जाएगा जो WTO के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मैंडेटरी नहीं है, जो कंट्री माने ही। लेकिन फिर इस तरीके के फैसले का क्या कोई फ़ायदा नहीं होता है? तो हाँ, फ़ायदा ये होता है क्योंकि वर्ल्ड एक ग्लोबलाइज्ड नेशन है और सारे कंट्रीज आपस में मिलकर ट्रेड करते हैं, तो इससे कुछ एथिकल प्रेशर पड़ सकता है। या दूसरा, अगर इसका यूज़ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर पूछा जाए WTO से रिलेटेड रिफॉर्म क्या हो सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, प्रोटेक्शनिज्म बहुत अधिक ना किसी कंट्री के द्वारा अपनाया जाए, तो इन सब चीज़ों में एग्जाम्पल के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था UPSC के द्वारा 2014 मेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो पहले, चूंकि ये चीज़ अभी न्यूज़ में है इसलिए इसे पहले कवर कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 1996 में फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हुआ था, वहीं पे ये एक एग्रीमेंट बनाया हुआ, कुछ कंट्री ने मिलकर आपस में एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया सिग्नेटरी है और इंडिया ने 1997 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। इसके अंदर जो मेन रीज़न है इसे ज्वाइन करने का, इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड यही है, जो कोई भी कंट्री एक देश से दूसरे देश का गुड्स अगर ट्रेड होने के लिए जाता है तो वो बहुत ज़्यादा टैरिफ इंक्रीज नहीं करेगा, नियर जीरो क्या जो है वो टैरिफ लाने की कोशिश करेगा, और दूसरे कंट्री के साथ वो वैसा ही जो गुड्स होंगे दूसरे कंट्री के वैसा ही बिहेव करेगा जैसे वो अपने कंट्री को। दैट मीन्स कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं जो अपने कंट्री में जो भी गुड्स बन रहे हैं उसे और अधिक प्रोत्साहित किया जाए और जो दूसरे कंट्री से गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं उसे डिमोरलाइज किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बनाया गया था। हाल ही में ये चीज़ न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया अभी मोबाइल का बहुत अधिक मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसे ट्रेड भी कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया ने दूसरे कंट्री से आने वाले मोबाइल्स पे इंडिया में अप्रॉक्स 20% के आसपास टैरिफ लगा दिया है। इसी से रिलेटेड वर्ल्ड ट्रेड का एक पैनल होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल, उसके अंदर जापान, ताइवान और यूरोपियन यूनियन ने इंडिया का कंप्लेन किया। लेकिन इंडिया क्या इसके लिए इंडिया इसे मानना चाहिए और क्या इंडिया क्यों नहीं मान रहा है इस चीज़ को? इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। इसका आंसर हमें मिलेगा गुड्स शेड्यूल। यानी जब गेट हुआ करता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उस समय उसका आर्टिकल 2 जो गुड्स शेड्यूल की बात करता है। गुड्स शेड्यूल कहता है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ये कहता है जो कोई भी प्रोडक्ट अगर जो है सो गुड्स शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता है। हर एक कंट्री अपना अपना एक लिस्ट बनाता है जो मेरे कंट्री से ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं हम गुड्स शेड्यूल में डाल रहे हैं। अगर गुड्स शेड्यूल में जाता है और उस कंट्री का दूसरे कंट्री में अगर जो है सो ट्रेड किया जाता है तो वो अभी जस्ट जैसे बताए थे वो इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा वहाँ पे, ताकि दूसरे कंट्री का भी जो इम्पोर्टेड सामान है वो दूसरे कंट्री में उस कंट्री में बिक सके और कंपटीशन जो है सो बना रहे दोनों कंट्री के बीच में। लेकिन इंडिया कहता है जो इंडिया ने अपना जो गुड्स शेड्यूल है उसमें इंडिया ने मोबाइल को नहीं डाला है। लेकिन दूसरे कंट्री का जो है ये कहना है इंडिया चूँकि अब जो है सो बहुत अधिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और इंडिया सिग्नेटरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट का, तो इंडिया को मोबाइल के ऊपर टैरिफ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इंडिया का कंसर्न मैंने बता ही दिया। पहला तो वो कंसर्न है क्योंकि इंडिया ने गुड्स शेड्यूल में अपने मोबाइल को डाला नहीं है। सेकंड ये है जो इंडिया अब एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है और इसके लिए इंडिया अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है और अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहता है। अगर WTO से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चंस की बात करें तो WTO एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है UPSC के लिहाज से, क्योंकि इस पे मेंस 2014, 16, 18 सारे में क्वेश्चंस पूछे गए। 2014 में तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे WTO से रिलेटेड, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी कई सारे क्वेश्चंस WTO से रिलेटेड पूछे जाते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट और जस्ट अ क्वेश्चन related to WTO।
इस वीडियो में इतना ही। WTA से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और बचा हुआ है, उसे मैं दूसरे वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगी। टिल नाउ, थैंक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।